मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। देखें, प्लेटो 4 प्रकार की विचारधाराओं को प्रस्तुत करता है, फिर उसका सुकरात के मुंह से खंडन करवाता है। खंडन करने के बाद प्लेटो न्याय के बारे में अपनी बातें कहता है। न्याय पर अपनी बातें कहने के पहले प्लेटो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों की विवेचना करता है। व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध होता है, इसके बारे में प्लेटो की धारणा है द स्टेट इज मैन रिट लार्ज। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। इसको हम भारत में कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड माने शरीर, ब्रह्मांड मतलब सृष्टि। इस शरीर में जो चीजें सूक्ष्म रूप में पाई जाती हैं वही चीजें सृष्टि में बड़े रूप में पाई जाती हैं। कैसे? जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, इसे मेरुदंड कहते हैं। इसी प्रकार से यह माना जाता है कि सृष्टि के केंद्र में, सृष्टि का मूल आधार के रूप में सुमेरु पर्वत स्थित है। हमारे शरीर में आत्मा या प्राण तत्व होता है, वही राज्य में संप्रभुता होती है। हमारे शरीर में विभिन्न अंग अनेक प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं। राज्य में भी इसी प्रकार से अनेक वर्ग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। हमारे शरीर में नसें होती हैं। नसों के माध्यम से पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, संबंधित होता है। इसी प्रकार से राज्य में थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग होते हैं, जिसके माध्यम से पूरा राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की समानताएं हैं जो शरीर में सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में पाई जाती हैं, वही राज्य में बड़े रूप में पाई जाती है। यहां पर भी प्लेटो कहता है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। आगे प्लेटो कहता है कि राज्य का निर्माण किसी ओक वृक्ष या चट्टानों से नहीं होता, नदी, नाले, पर्वत, झील, इन चीजों से नहीं होता, अपितु उन व्यक्तियों के चरित्र से होता है जो उसमें निवास करते हैं। ये प्लेटो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है। राज्य का निर्माण ओक वृक्ष, नदी, नाले, चट्टानों से नहीं होता, पहाड़, पर्वत, झीलों या प्राकृतिक दशाओं से नहीं होता, अपितु उन व्यक्तियों के चरित्र से होता है जो उसमें निवास करते हैं। मूल चीज है व्यक्तियों का चरित्र। व्यक्ति जैसे होंगे राज्य भी वैसा होगा। किसी महाविद्यालय में केवल कन्याएं पढ़ती हैं, छात्राएं पढ़ती हैं, हम उसको कन्या महाविद्यालय कहते हैं। जिस राज्य में वीर व्यक्ति निवास करते हैं वह वीरों का राज्य होगा। जिस राज्य में नपुंसक निवास करते हैं वह राज्य भी नपुंसकों का राज्य होगा। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही राज्य होगा। महाविद्यालय है, महाविद्यालय के विद्यार्थी यदि अनुशासित हैं तो वह महाविद्यालय भी श्रेष्ठ होगा। जैसे व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार, उसी प्रकार का चरित्र और उसी प्रकार का चरित्र और व्यवहार जो है राज्य की या महाविद्यालय की स्थिति को तय करता है। इसके बाद प्लेटो कहता है आत्मा के 3 गुण होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। 1 क्षुधा या भूख या वासना, राग, द्वेष, घृणा, प्रेम, ये सब चीजें क्षुधा के अंतर्गत आती है। दूसरा गुण है साहस, महत्वाकांक्षाएं, साहस भरा काम करना, स्पर्धा करना, यह साहस का गुण है। तीसरा है विवेक, हमें ज्ञान देता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे प्रेम करना है, प्रेम को और किस प्रकार से बढ़ाना है, ये सब चीजें विवेक तय करता है। तो ये 3 गुण राग, द्वेष, आसक्ताएं पूरा करता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो चीज शरीर में वही चीजें राज्य में। जैसे घड़ी, एक छोटी घड़ी हम पहनते हैं हाथों में, रिस्ट वॉच से कहते हैं, और दूसरी बड़ी घड़ी जो दीवार में टांगते हैं। दोनों का काम एक ही है, दोनों की प्रकृति एक ही, दोनों के आकार में केवल अंतर है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। इसी प्रकार से व्यक्ति छोटा है, राज्य बड़ा है। तो यदि आत्मा के 3 गुण होंगे
तो इन 3 गुणों को धारण करने वाले राज्य में 3 वर्ग होंगे। जिसमें क्षुधा तत्व की प्रधानता होगी वह उत्पादक वर्ग में आएगा, राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, राज्य की भौतिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकताएं, इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस वर्ग में आने वाले व्यक्ति जैसे जुलाहा है, तेली है, कुम्हार है, मोची है, लोहार है, ये सब अपने अपने प्रवृत्ति, अपने अपने कार्य के आधार पर काम करेंगे, राज्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये उत्पादक वर्ग। दूसरा है जिसमें साहस की प्रधानता होगी। ऐसे साहस की प्रधानता वाले गुण वाले व्यक्ति सैनिक वर्ग में आएंगे। कैसे सैनिक वर्ग में आएंगे? व्यक्ति केवल पेट भरने वाला प्राणी नहीं है, उसकी अन्य भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। पेट भरने के बाद वह अपनी क्षमता को विकसित करना चाहता है। इन क्षमताओं को विकसित करते हुए वह कला के क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती है। उसको बड़ा क्षेत्र चाहे, बड़ा राज्य चाहिए। बड़ा राज्य चाहिए, युद्ध करता है, युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और इस प्रकार से साहस जिसमें होगा वह सैनिक वर्ग होगा। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करेगा। और जिसमें विवेक की प्रधानता होगी वह विवेक की प्रधानता वाला व्यक्ति शासक वर्ग में सम्मिलित होगा। प्रत्येक वर्ग की काम यहां पर निर्धारित है। उत्पादक वर्ग राज्य की भौतिक आवश्यकताओं को, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सैनिक वर्ग राज्य का विस्तार करेगा, राज्य की रक्षा करेगा, राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करेगा। और तीसरा शासक वर्ग इन तीनों वर्गों के कार्यों में समन्वय और एकता की स्थापना करेगा। ये 3 वर्ग, 3 गुण, 3 वर्ग। अब फिर हमारे सामने प्रश्न उठता है, प्लेटो का न्याय कहां है? तो यहां पर प्लेटो कहता है कि जब ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना होती है। मतलब स्वधर्म का पालन करना, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय है। यह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। इतनी छोटी सी बात आप कह सकते हैं, इतनी छोटी सी बात कहने के लिए इतने लंबे चौड़े पृष्ठभूमि की आवश्यकता क्या थी? वस्तुतः प्लेटो के जमाने में, प्लेटो के समय में जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में आपाधापी मची हुई थी, जिस प्रकार से लोग अन्याय को न्याय से श्रेष्ठ समझ रहे थे, जिस प्रकार से न्याय को लोग शक्तिशाली का हित समझ रहे थे, जिस प्रकार से लोग पद को स्वार्थ पूर्ति का एक साधन मान रहे थे, जहां पर सुकरात जैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति को विस्पान का दंड भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ा था, उन परिस्थितियों में प्लेटो ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जहां पर व्यक्ति अपने निज धर्म का पालन करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे। ये प्लेटो के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन उन लोगों के बीच किया जो एथेंस में रह रहे थे। इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। देख लीजिए, सबसे पहला है कार्य विशेषीकरण। कार्य विशेषीकरण का मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। देखिए, प्लेटो का यह जो सिद्धांत है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, यह आज के जमाने में भी महत्वपूर्ण है। प्लेटो का यह कहना था कि जो व्यक्ति उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होता है वह अपनी रुचि के अनुसार एक काम को ले लेगा, वह उस काम को जीवन भर करेगा और जब जीवन भर करेगा तो उस काम में माहिर हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा। जब विशेषज्ञ हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में विशेषज्ञ होगा, तो प्लेटो के आदर्श राज्य में हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। आज के जमाने में भी देख लीजिएगा, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, टेलरिंग स्पेशलिस्ट, सभी प्रकार के स्पेशलिस्टों का ही भरमार है। सब जगह देख लीजिए। इनकी शुरुआत कहां से हुई? प्लेटो के रिपब्लिक से हुई। सोचिए कि आज से 2500 साल पहले जब व्यक्ति ढंग के कपड़े भी नहीं पहन पाता था, उस जमाने में प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण और दूसरा श्रम विभाजन भी बता रहा हूं आगे,
ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो आज 2022 में भी हम उसको उपयोग कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति की दूरदृष्टि कितनी दूर तक जाती है, व्यक्ति की दृष्टि कितनी दूर तक जाती है, इससे पता चलता है कि प्लेटो के विचार कितने उन्नत और आधुनिक हैं। तो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत प्लेटो यहां पर हर वर्ग को एक काम सौंप देता है और कहता है कि तुम उस काम में माहिर बनो, विशेषज्ञ बनो। दूसरा है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। हर व्यक्ति का काम बंटा हुआ है और हर व्यक्ति को अपने काम में ही मशगूल होना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये डिवीजन ऑफ लेबर, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, हर व्यक्ति काम बटा हुआ होता है। जैसे प्रोफेसर्स क्लास में जैसे प्रोफेसर्स नियुक्त होते हैं, एक प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, उस पॉलिटिकल साइंस में भी अलग अलग विशेषज्ञता के आधार पर शिक्षक अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो ये विशेषज्ञता इससे आती है और विशेषज्ञ अपनी बातों को विद्यार्थियों तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई नेत्र विशेषज्ञ है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है, वह नेत्र से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करता है, ये विशेषज्ञ। और श्रम विभाजन का है, आप किसी भी ऑफिस में जाए, हर व्यक्ति का काम अलग अलग बंटा होता है और ये सभी अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये श्रम विभाजन है। तीसरी बात, स्वधर्म का पालन करना। भगवत गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी बेहतर है, लेकिन दूसरा धर्म भयावह होता है। अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करिए। फिर है अहस्तक्षेप, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने का। आप अपना काम करिए, हस्तक्षेप किसी दूसरे कार्य में मत करिए। आपको यह नहीं देखना है कि दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप देखिए कि आप अपना काम पूरा तरह से ईमानदारी से कर रहे हैं। और पांचवी इसकी विशेषता है व्यक्ति और सामाजिक न्याय। न्याय के दो रूप होते हैं, व्यक्तिक न्याय, सामाजिक न्याय। व्यक्तिक न्याय क्या है? व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित है उसी वर्ग से संबंधित गुणों को वह विकास करे। मतलब यदि कोई व्यक्ति लोहार है तो लोहार होने से संबंधित जितने गुण हो सकते हैं, या लोहार का काम है लोहार से संबंधित काम करना, तो उस क्षेत्र में वह विशेषज्ञता हासिल करे, वह साहस या विवेक के गुण के विकास का काम न करे। अपने में जिस गुण की प्रधानता है वह उसी गुण का विकास करे, दूसरे अन्य गुणों का विकास न करे। यह व्यक्तिक न्याय है। मतलब व्यक्ति मन ही मन अपने आप को उस काम के लिए तैयार कर लेंगे। इसीलिए प्लेटो कहता है न्याय मन की प्रवृत्ति है। जब तक एक व्यक्ति न्याय को मन ही मन स्वीकार नहीं करेगा, अपनी स्थिति को जब तक अच्छी तरह से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह उस काम में माहिर नहीं हो सकता। जैसे एक प्रोफेसर है, वह प्रोफेसर यदि उसका कल क्लास लेनी है तो वह क्या करेगा? वह उस विषय से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को, विभिन्न चीजों को अच्छी तरह से स्वीकार करेगा, अच्छी तरह से तैयारी करेगा। मन ही मन जब वह तैयारी कर लेगा, तब जब वह जाकर के अगले दिन क्लास में अपने विद्यार्थियों को बता पाएगा। तो न्याय मन की प्रवृत्ति है, मन से आपको यहां पर स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, समाज में न्याय की स्थापना तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे। यहां पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि मैं जब अध्ययन करता था तो मेरे गुरुदेव ने न्याय का 3 अर्थ बताए थे। वो 3 अर्थ हैं कि न्याय नैतिकता है, यह सामाजिक नैतिकता है, और तीसरा है यह सामाजिक समाचार है। अब इसका अर्थ मैं आपको बताऊं, जैसे लेकिन किन किन विचारकों ने इस प्रकार से न्याय को परिभाषित किया है मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे उसका खेद है। लेकिन प्लेटो के न्याय में ये 3 चीजें सम्मिलित हैं। पहला है नैतिकता। नैतिकता किसे कहते हैं? हमें क्या करना चाहिए, ये नैतिकता है।
तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है नैतिकता पर आधारित है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरा है सामाजिक नैतिकता। सामाजिक नैतिकता का मतलब क्या हुआ कि समाज क्या चाहता है, समाज में रहते हुए हमको क्या करना चाहिए, समाज के अनुकूल हमको आचरण करना चाहिए। यह सामाजिक नैतिकता प्रत्येक युग, देश, काल और परिस्थिति में परिवर्तित होती रहती है। जैसे महाभारत काल में हम देखते हैं, महाभारत काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। यदि मान लीजिए पति पत्नी ये संतान है, उन्हें संतान चाहिए, पति अक्षम है, तो वह किसी दूसरे पुरुष को बुला करके नियोग के माध्यम से संतान प्राप्त कर सकता था। उसको समाज मान्यता देता था। आज के जमाने में देख लीजिए, युवक युवती अविवाहित होकर के एक साथ रहते हैं, जिसे हम लिविंग इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसको समाज मान्यता दे रहा है, न्यायपालिका भी इसको स्वीकार कर चुका है। तो सामाजिक नैतिकता प्रत्येक देश काल में परिवर्तित होती रहती है। न्याय का एक अर्थ सामाजिक नैतिकता भी है, मतलब समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल आपको आचरण करना चाहिए, ये न्याय में सम्मिलित है। और तीसरी चीज सामाजिक समाचार, राइटसनेस, सोशल राइटसनेस। प्रत्येक परिस्थिति में एक निश्चित कार्य करना, कभी भी आचार से, व्यवहार से, सिद्धांत से न डिगना, न हिलना, प्रत्येक परिस्थिति में उचित व्यवहार करना, यह सामाजिक समाचार है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में ये तीनों चीजें सम्मिलित हैं। यह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म का पालन करे, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे, प्रत्येक व्यक्ति राज्य में अपने काम में विशेषज्ञ हो, प्रत्येक व्यक्ति का काम बंटा होगा। शासक, अभी जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करेगा, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो फिर एकांगीपन व्यक्ति में आ सकता है। दार्शनिक शासक उनके कार्य में समन्वय की स्थापना करेगा। इस प्रकार से दार्शनिक शासक का काम समन्वय की स्थापना करना है, और यह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। आलोचना कर दें थोड़ा सा। आलोचना में कोई दम नहीं है, आलोचना केवल आलोचना है और कुछ नहीं है। फिर भी आलोचना तो है, होनी चाहिए थोड़ी बहुत आलोचना। पहली आलोचना इसकी की जाती है कि इसमें प्लेटो ने व्यक्ति के केवल कर्तव्यों का उल्लेख किया है। जहां कर्तव्य होंगे वहां पर अधिकार भी होना चाहिए। प्लेटो अपनी पुस्तक में कहीं पर भी नागरिकों के अधिकारों की चर्चा नहीं करता, केवल वह कर्तव्यों पर सीमित हो गया है। दूसरी आलोचना, यह नैतिक है, लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि वह नैतिक कर्तव्यों का संपादन नहीं करता। जब तक उसको बाध्य नहीं किया जाए, उसको वो काम करता ही नहीं। जब तक हम क्लास में भी हम कहते हैं, हम महाविद्यालय में भी देखते हैं कि जब तक अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक विद्यार्थी उस काम को करते नहीं हैं। लेकिन आजकल अनिवार्य भी ऐच्छिक होने लगा है। तो यहां पर नैतिक बाध्यता नहीं है। जब नैतिकता है, बाध्यता नहीं है, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, उस काम को कम नहीं करेगा। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि उत्पादक वर्ग में है, एक लोहार है, वह पुस्तक पढ़ना शुरू करता है, अपने विवेक के विकास के लिए प्रयास करता है, तो न्याय का उल्लंघन होगा। उसको किस प्रकार से आप चेक करेंगे? तो यहां नैतिकता है, बाध्यता भी है। तीसरी आलोचना, विकास अवरुद्ध। प्लेटो यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक काम को करेगा। आलोचक कहते हैं व्यक्तित्व में विविधताएं होती हैं, वह अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करना चाहता है, उसकी प्रतिभा बहुमुखी होती है। लेकिन प्लेटो के राज्य में एक व्यक्ति का एक काम एक बार तय हो गया, मतलब जीवन भर वो उसी में खटता रहेगा, आगे अपना विकास का पूरा मार्ग अवरुद्ध कर देता है प्लेटो। और चौथी बात, निरंकुशता। दार्शनिक राजाओं की निरंकुशता इससे स्थापित हो जाएगी, क्योंकि शासक वर्ग के कार्यों का मूल्यांकन या उसकी आलोचना करने का अधिकार उत्पादक या सैनिक वर्ग को नहीं होगा। परिणाम स्वरूप दार्शनिकों की निरंकुशता की स्थापना हो जाएगी। निष्कर्ष के रूप में इन आलोचनाओं के बारे में कहा जा सकता है कि इन आलोचनाओं में कोई दम नहीं है। जब राज्य के प्रत्येक वर्ग का काम निर्धारित कर दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति
मानसिक रूप से इतना विकसित हो चुका है कि वह स्वधर्म का पालन करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो फिर यह कहना कि दार्शनिक निरंकुश हो जाएगा, व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, या नैतिकता है, बाध्यता नहीं होगी, ये सब कहने की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अभी प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत केवल एक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। आगे फिर शिक्षा के बारे में फिर अगले व्याख्यान में आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को धन्यवाद।